बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉस्ट पे पीछे वीडियो में बात हो रही थी तो कैमरा में कुछ इंटरप्शन हुई जिसकी वजह से वो स्टॉप हो गया। तो मैं इसको वहीं से कंटिन्यू करता हूँ कि हम उसमें बात कर रहे थे कि कॉस्ट को समझना क्यों ज़रूरी है, प्रोक्योरमेंट वालों के लिए कॉस्ट की क्या अहमियत है। देखिए, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वो वह डिपार्टमेंट होता है जो किसी भी कंपनी में, खा वो छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, वो प्रोक्योरमेंट वाले होते हैं जो कि कुछ 70-75% कंपनी का बजट जो है खर्च कर रहे होते हैं। अगर आप मंथली टोटल कंपनी के बजट को देखें तो उसमें कोई 10% प्रॉफिट होता है कंपनी के लिए, बाकी कोई 15-20% के दरमियान ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कि गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं, सैलरीज होती हैं या मिसलेनियस एक्सपेंस होते हैं। उसके बाद कोई 70% का बजट ऐसा होता है जो प्रोक्योरमेंट के थ्रू खर्च हो रहा होता है। जितनी रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट हो रही होती है, जनरल आइटम की प्रोक्योरमेंट हो रही होती है, कुछ कैपिटल एसेट की प्रोक्योरमेंट हो रही होती है, जो भी 70% अमाउंट जो खर्च हो रही है वो किसी ना किसी प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी के ऊपर खर्च हो रही होती है। और कॉस्ट को अगर कंट्रोल कर लिया जाए, यानी कि किसी भी कंपनी के लिए जो प्रॉफिट मेकिंग, क्योंकि कंपनियां प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करती हैं, छोटी बड़ी हर कंपनी का मकसद कुछ बेहतर प्रॉफिट कमाना होता है। और प्रॉफिट आप उसी वक्त कमा सकते हैं जब आप कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, आपको पता हो। और कंट्रोल आप उस वक्त करेंगे जब आपको ये पता होगा कि कॉस्ट होती कितनी किस्म की है, कहाँ पर खर्च हो रहा है, कौन से फिक्स एक्सपेंस है, कौन से वेरिएबल एक्सपेंस है, किन को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, किन को नहीं कर सकता, डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं, इनडायरेक्ट कौन से हैं। मैं एक फूड कंपनी में था तो वहाँ पर जो ऑनर थे वो वीकली मीटिंग करते थे प्रोक्योरमेंट वालों से, फिर मंथली मीटिंग करते थे, फिर क्वार्टरली मीटिंग होती थी, फिर एनुअल मीटिंग होती थी, फिर सेल की जितनी मीटिंग होती थी प्रोक्योरमेंट वालों को बुला लिया जाता था कि आओ भी बैठो इनके साथ। और प्रोडक्शन की जितनी मीटिंग होती थी वहाँ भी प्रोक्योरमेंट वालों को बुला लिया जाता था। जितनी डिले होती थी प्रोडक्शन की वहाँ पे प्रोक्योरमेंट वालों को जवाब देना पड़ता था। जितनी सेल में डिले होती थी सप्लाईज में वहाँ प्रोक्योरमेंट वालों को जवाब देना पड़ता था, क्योंकि वो सारे डिले जितने प्रोडक्शन और सेल के होते थे वो किसी ना किसी मटेरियल के नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से होते थे। तो वहाँ पे एक बिल्कुल रेडीमेड जो जवाब होता था प्रोक्योरमेंट हेड के पास वो ये होता था कि सर हम कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं कर रहे, ये जो प्रोडक्शन इन्होंने शेड्यूल की थी यहाँ पे ये चीज़ शॉर्ट थी, जब हमने उसको सोर्स किया मार्केट में प्राइसेस बढ़ चुकी थी तो इसलिए हमने उसको थोड़ा होल्ड किया कि नहीं हम ज़्यादा प्राइस नहीं पे करेंगे, हम एक दिन वेट कर लेंगे। तो इस तरह का लॉजिक जब देते थे तो थोड़ी मालिक की तरफ से थोड़ा टोन नरम हो जाती थी। तो अब मकसद कहने का ये है कि जितना भी कंपनी में जो भी कुछ हो रहा था वो सब प्रोक्योरमेंट के ऊपर प्रेशर आ जाता है। और प्रोक्योरमेंट के पास जो आसान तरीन इसका रिप्लाई करने का होता है वो यही होता है कि सर हम कॉस्ट ज़्यादा नहीं पे कर सकते, हमने कॉस्ट को कंट्रोल करना है। अगर हम कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर सके तो फिर तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं। तो कॉस्ट ही वो वह चीज़ है जिसकी वजह से कंपनी प्रॉफिट में जा सकती है और कॉस्ट की वजह से ही कंपनी लॉस में जा सकती है। तो इसलिए कॉस्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे हम कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, कहाँ पे हम कॉस्ट सेव कर सकते हैं, कहाँ पे कॉस्ट को कट कर सकते हैं। तो कॉस्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये फिक्स है, ये वेरिएबल है, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, तो ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, यानी कि क्या कंट्रोल हो सकता है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं कि आप परचेज़ की प्लानिंग कर सकते हैं कि कौन कौन सी परचेजेज हमारी फ़िक्स परचेजेज हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल आपके फ़िक्स हैं, वो वन टाइम आपकी नेगोशिएशन हो चुकी है, आपका कंट्रैक्ट हो चुका है, तो वहाँ पे आपके लिए थोड़ा कुशन कम होता है। लेकिन वहाँ पे भी आप नए सोर्सेज को ऐड कर सकते हैं, नए सप्लायर को ढूंढ के उनसे लोअर साइड पे नया कंट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो आपकी जनरल आइटम्स होती हैं, इनडायरेक्ट बाइंग होती है, इनडायरेक्ट परचेजेस होती हैं, वहाँ पे तो आपको फुली आप ऑथराइज होते हैं कि आप जितना भी प्राइस को वेंडर का गला दबाते हुए रिड्यूस कर सकते हैं। आपके लिए कुशन होता है कि आप उसको कर लें। ऐसे आप स्पेसिफिकेशन की असेसमेंट कर सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें आपकी आ रही हैं आप उनकी स्पेसिफिकेशन, जैसे कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, हर अगले दिन चीज़ें चेंज होती हैं, नई नई स्पेसिफिकेशन की चीज़ें आती हैं। और स्पेशली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं
जहाँ पर प्राइसेस रिड्यूस होना शुरू होती हैं। हर चीज़ की प्राइस बढ़ती नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे प्राइस रिड्यूस भी होती है, जैसे स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो हैं वहाँ पे हमेशा प्राइस रिड्यूस होती है। और किस तरह से होती है ये आप देखें कि जैसे मंथली क्वार्टरली नए नए वर्जन आते हैं, तो जैसे ही नया वर्जन आता है तो जो पिछला वर्जन होता है वो ऑलमोस्ट 50% पे चला जाता है। तो लेकिन उसकी वर्कबिलिटी उतनी होती है, अगर वो नया वर्जन ना आए तो वो पिछला वर्जन वैलिड होता है, लेकिन नए की वजह से पिछले की प्राइस हाफ हो जाती है। आप किसी एसी को देख लें, किसी कैमरे को देख लें, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को देख लें, तो मार्केट में प्राइसेस पिछले 10 साल की कंपैरिजन के निस्बत कम हुई हैं। और ये इसलिए हुई है कि उनमें इनोवेशन होती रहती है, उनमें नई नई रिसर्च होती रहती है, तो जिसकी वजह से प्राइसेस कम है। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे प्राइसेस कम होती हैं। तो इस तरह की आपकी सेंस होनी चाहिए कि आप किस हेड में कितनी कॉस्ट पे कर रहे हैं और उसकी मार्केट में क्या प्रिवेलिंग प्राइसेस क्या चल रही हैं। ऐसे आप स्ट्रेटजिक सोर्सिंग कर सकते हैं कि आप सप्लायर से अपने एग्रीमेंट को रीनेगोशिएट कर सकते हैं उसी सप्लायर के साथ। अगर नया सप्लायर नहीं भी मिल रहा तो आप पुराने सप्लायर से रीनेगोशिएट कर रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान सी पैक के लिए चाइना से रीनेगोशिएट कर रहा है अपने कॉन्ट्रैक्ट को, तो ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। ऐसे आप टर्म्स एंड कंडीशन को रीनेगोशिएट कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग वेंडर से, जहाँ से आप के ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुके होते हैं। जैसे कि आप अगर आफ्टर डिलीवरी पेमेंट कर रहे हैं तो आप उसको 10 डेज़ क्रेडिट पे ले जा सकते हैं, 10 डेज़ पे कर रहे हैं तो 1 मंथ पे ले जा सकते हैं, या ऐसे ऑनवर्ड। तो इससे भी आपकी कॉस्ट में बेहतरी आ सकती है। ऐसे आप इन्वेंट्री को कंट्रोल करके भी अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में जो सबसे बड़ी कॉस्ट किसी जगह पे आ रही होती है तो वो इन्वेंट्री होती है। जितनी बेस्ट वेयर हाउस मैनेजमेंट होगी, इन्वेंट्री कंट्रोल के जितनी बेस्ट टेक्निक इम्प्लीमेंट हो रही होंगी, उतने ही आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाती है और कॉस्ट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म करते हैं, कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।